हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपटीशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एवोल्यूशन आता है कंपटीशन लॉ का। देखते हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं एक बार। सो कंपटीशन लॉ ऑफ इंडिया was triggered by Articles 38 and 39 of the Constitution of India, part of the DPSPs. These articles emphasize the distribution of material resources to serve the common good and prevent the concentration of wealth and means of production to the detriment of the community. What it is saying is कि competition law जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस क्या है इसकी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस इसकी आर्टिकल 38 एंड 39 से आता है, जो कि हमारा डीपीएसपी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। तो ये आर्टिकल्स एम्फसाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल रिसोर्सेज की कैसे होती है कॉमन गुड को सर्व करने के लिए, और प्रिवेंट करती है किसी एक ही इंसान के पास, किसी एक ही बिजनेस के पास वेल्थ सारे कॉन्सेंट्रेट ना हो, और दिखाती है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है सोसाइटी को मदद करने के लिए कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है। In 1964, the Government of India appointed the Monopolies Inquiry Commission to investigate the concentration of economic power in private hands and the prevalence of monopolistic and restrictive trade practices in sectors other than agriculture. So what it is saying is 1964 में Government of India ने मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन जो है बनाई इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंसंट्रेशन इकोनॉमिक पावर का जो है प्राइवेट हैंड्स में, और प्रिवेंट करा प्रिवेलेंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो थी ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में अदर देन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको हमारा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है। So the commission submitted its report along with the monopolies and restrictive trade practices bill. तो monopolies inquiry commission अपॉइंट हुआ 1964 में। ठीक है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए इकोनॉमिक पावर जो प्राइवेट हैंड्स में थी उसके बारे में, और क्या प्रिवेलिंग रूल्स हैं मोनोपोलीज और ट्रेड प्रैक्टिस ट्रेड सेक्टर्स में अदर देन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में रूल्स पता करने के लिए उसकी रिपोर्ट सबमिट की कमीशन ने, मोनोपोलीज इंक्वायरीज कमीशन ने, और साथ साथ एक कंक्लूजन के तौर पर एक मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस बिल हमारा पास किया। ठीक है। 1965 में इन्होंने दिया और पार्लियामेंट में पास हुआ और बना मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 एंड इट केम इफेक्ट ऑन जून 1, 1970 हमारा। तो एक्ट का एम क्या था? प्रिवेंट करना कि इकोनॉमिक पावर जो है एक ही इंसान के पास कॉन्सेंट्रेट ना हो, मोनोपोलीज को कंट्रोल करना हमारी, प्रोहिबिट करना मोनोपोलिस्टिक और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, और एड्रेस करना इससे रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स हमारे। MRTP Act was amended multiple times to adapt to changing circumstances. MRTP Act आया बट काफ़ी नहीं पड़ा, तो इसकी वजह से काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई, ये कह रहे हैं उसमें। After the economic reforms of the early 1990s, it was recognized that the MRTP Act was obsolete and needed to shift focus from curbing monopolies to promoting competition. So MRTP Act जो था, जो 1990s के रिफॉर्म्स हुए थे, उसके बाद पता चला कि MRTP Act obsolete है, पुराने ज़माने का हो चुका है, इसको we have to get rid of this act। ठीक है। और हमें रैदर मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की बजाय कंपटीशन पर फोकस करना है एक मार्केट के अंदर, एक मार्केट इकोनॉमी के अंदर। तो फरवरी 27, 1999 में फाइनेंस मिनिस्टर जो उस समय के थे यशवंत सिन्हा ने अनाउंस किया कि हमें एक मॉडर्न कंपटीशन लॉ चाहिए जो भारत की अभी की कंडीशंस के लिए सूटेबल है। ठीक है। Then in October 1999, the government appointed the high-level committee called as the Raghavan Committee on Competition Policy and Competition Law.
to propose a modern competition law in line with international developments. So October 1999 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट की हाई लेवल कमेटी. इट इज famously known as the Raghavan Committee on Competition Policy and Competition Law, जिन्होंने एक मॉडर्न कंपटीशन लॉ की सजेशंस देनी थी विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज जो भी हमने साइन किया इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स. तो राघवन कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी देखते हैं. First, the MRTP Act was beyond repair and unsuitable for the new competitive environment. MRTP Act बकवास है, इसको फेंक दीजिए, इसकी रिपेयर नहीं हो सकती, अनसूटेबल है जो हमारा अभी का मार्केट का एनवायरनमेंट है. नया कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है और MRTP एक्ट का कोई रोल नहीं है इसमें. Second, the Industries Development and Regulation Act of 1951 was no longer necessary except for specific considerations like location, environment protection and heritage protection. तो जो Industries Development Regulation Act था हमारा, ये भी नेसेसरी नहीं था एक्सेप्ट जैसे लोकेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और हेरिटेज प्रोटेक्शन के अलावा इसका कोई रोल नहीं रहा इस एक्ट का भी. थर्ड, ट्रेड पॉलिसी शुड बी ओपन, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड रूल बाउंड, अलाइनिंग विद कंपटीशन प्रिंसिपल्स. जो ट्रेड की पॉलिसीज हैं ओपन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उनमें, डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी चाहिए किसी से, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, रूल्स के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट होंगे उसके मुताबिक चलनी चाहिए और कंपटीशन लॉ के प्रिंसिपल्स को नजर रखते हुए चलनी चाहिए चीजें. ठीक है, ट्रेड पॉलिसीज हमारी. फोर्थ, स्टेट मोनोपोलीज and public enterprises should be under competition policy surveillance to prevent unfair practices. State monopolies जो हैं और public enterprises जो हैं उनको competition policy surveillance के अंदर होनी चाहिए. कैसी competition policy की surveillance कोई कमेटी करेगी, कोई member करेगा ताकि unfair practices जो हैं हमारी prevent हों. Discrimination in favor of the public sector and government enterprises should be removed except for security concerns. Discrimination जो है पब्लिक सेक्टर के फेवर में उसको रिमूव करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को भी चांसेस देने चाहिए. गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट को सारे टेंडर्स नहीं देने चाहिए मेजर एक्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, बाकी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए. राघवन कमेटी ने The IDA Industry Disputes Act of 1947 and related statutes should be amended to allow easy exit for non-viable and inefficient units subject to legal obligation. वे कह रहे हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है हमारा 1947 का और उससे जितने भी रिलेटेड छोटे मोटे लॉस हैं उसको अमेंड करना चाहिए ताकि easy exit हो for the non-viable and inefficient units जो हमारे इंडस्ट्री में हैं with respect to subject to of course legal formalities. आगे हमने कहा a new Indian Competition Act should be enacted, the MRTP Act should be repealed and the MRT Commission should be wound up. उन्होंने तीन चीज़ें और कहा. एक नया इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट आना चाहिए, पुराना MRTP एक्ट को खत्म कर देना चाहिए और पुरानी MRTP कमीशन को भी खत्म कर देना चाहिए. Certain anti-competitive practices should be presumed illegal. कहीं anti-competitive practices जो हैं it should be presumed legal, illegal नहीं, legal. Dominance should be defined in terms of the strength that enables an undertaking to operate independently of competent pressure. जो dominant है, it should be defined with respect to strength. Strength in numbers of the person जो enable कर सकता है undertaking को, एक business को कि वो operate करे independently of what? Independently of the competition का pressure, independent of the market का pressure हमारा. Mergers should be discouraged if they reduce or harm competition with pre-notification required for mergers beyond a threshold. Mergers को discourage कर देना हमें चाहिए, ठीक है. और प्री नोटिफाइड रिक्वायरमेंट होगी मर्जर्स के लिए एक थ्रेशोल्ड के बिना अगर आपको मर्ज करना है. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट एज दे आर कवर्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं इसको इंडियन कॉम्पिटिशन एक्ट जो हमारा नया बनेगा उससे एक्सक्लूड कर देना चाहिए क्योंकि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं. Pending MRTP Commission cases should be transferred to consumer courts or adjudicated by the Competition Commission of India. जो नए Competition Act में Competition Commission CCI बनेगी इंडिया की, उसके ऊपर जितने भी पुराने MRTP Commission के केसेस थे CCI को ट्रांसफर कर
होने चाहिए। Competition Commission should be a multi-member body with individuals of integrity and expertise from various fields with separate investigative, prosecutorial and adjudicative functions. जो CCI है एक multi-member body होनी चाहिए जिसमें अलग अलग areas of फील्ड से लोग आएंगे, जिसमें सेपरेट इन्वेस्टिगेटिव, प्रोसिक्यूटरल और जज करने के फंक्शंस अलग अलग हो सके। The Competition Act 2002 received assent of the President of India on January 13, 2003 and was published in the Gazette of India dated July 14, 2003. फिर आया हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट जिसने प्रेसिडेंशियल एसेंट कब रिसीव किया 13 जनवरी 2003 को और पब्लिकेशन कब हुई इसकी गेजेट ऑफ इंडिया में जनवरी 14, 2003 में। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं हमारे कॉम्पिटिशन एक्ट का। तो सबसे पहले 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन अनाउंस करी गई थी। 1951 में इम्प्लीमेंटेशन हुई IDA की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951। 1955 में हमारी हजारी कमेटी एक फॉर्म की थी, उसने रिपोर्ट सबमिट की इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रोसीजर पर और वर्किंग क्या है लाइसेंसिंग सिस्टम की, जिसकी वजह से एक डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ हो रही है कहीं बड़े बड़े हाउसेस या बिजनेसेस की। ठीक है, 1964 में महालानोबिस कमेटी रिपोर्ट आई थी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेवल्स ऑफ इनकम। ये कमेटी ने एक फाइंडिंग दी थी कि जो टॉप 10% है पॉपुलेशन का, उसमें 40% इनकम उनके पास है और बिग बिजनेसेस जो हैं, बिग बिजनेस हाउसेस वो इमर्जिंग बिकॉज ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल। 1964 में महालानोबिस कमेटी रिपोर्ट जो थी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेवल्स ऑफ इनकम पर, उसने कहा कि 10% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उनके पास 40% इनकम है और जो बड़े बिजनेसेस हैं हमारे वो आगे बढ़े थे और तरक्की कर रहे थे बिकॉज उनके पास प्लानिंग थी, सबकी प्लान्ड इकोनॉमी मॉडल वो फॉलो कर रहे थे। 1965 में मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट हमारी ऑफ दास गुप्ता जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट की थी इस इंक्वायरी कमीशन को, किस लिए इंक्वायर करने के लिए, इनटू द एग्जिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन प्राइवेट हैंड्स। 1965 में मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आई, दास गुप्ता जी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था इनको और इंक्वायरी कमीशन ने इंक्वायर किया कि एग्जिस्टेंस और इफेक्ट क्या है, इकोनॉमिक पावर अगर कॉन्सेंट्रेट होती है किसी भी प्राइवेट बिजनेस के पास, उसका इफेक्ट। ठीक है, फिर आता है 1969 में MRTP एक्ट जो कि हमारा एनएक्ट हुआ था। 1984 में, ये 3 जो है इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा, 1984 में मेजर एडिशन हुई MRTP में विद रिस्पेक्ट टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये टर्म ऐड करी गई, इस पर प्रोविजंस बनाए गए। 1991 में भी MRTP में प्रोविजंस बनाए गए विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ये डिलीट कर दी गए और ओमिट कर दिया गया पार्ट ए ऑफ चैप्टर 3 विद इफेक्ट फ्रॉम 27/9/1991। ठीक है, अक्टूबर 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की फिर से एक हाई लेवल कमेटी कंपटीशन पॉलिसी और कंपटीशन लॉ में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SVS राघवन, जो कि फॉर्मर हमारे यूनियन कॉमर्स सेक्रेटरी थे। तो कमेटी ने प्रेजेंट की अपनी कंपटीशन पॉलिसी रिपोर्ट गवर्नमेंट को ऑन May 22, 2000। फिर कंपटीशन बिल पास हुआ, पता है 2002 में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ 6 अगस्त 2001 में और 16 दिसंबर 2002 को पास हुआ लोकसभा में। कंपटीशन बिल 2002 राज्यसभा में 12 दिसंबर 2002 को पास हुआ था। प्रेसिडेंशियल एसेंट हमें पता है 13 दिसंबर 2002 को मिला था। कंपटीशन अमेंडमेंट बिल फिर आया 2006 में लोकसभा में, मार्च 9, 2006 में। जून 5, 2006 में हमारा प्लानिंग कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक वर्किंग ग्रुप कंपटीशन पॉलिसी पर, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी फाइनेंस पर, जिसकी चेयरपर्सन हमारे मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र खंडूरी थे। उन्होंने सबमिट की अपनी रिपोर्ट दिसंबर 12, 2006 में। कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2006 आया, विड्रॉ हुआ
और रिप्लेस किससे हुआ? कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2007 से ऑन 29 अगस्त 2007। फिर कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2007 आया, लोकसभा में 6 सितंबर 2007 में पास हुआ, राज्यसभा में 10 सितंबर 2007 में पास हुआ। बिल प्रेसिडेंट ने कब पास किया? 24 सितंबर 2007। 50 अमेंडमेंट हुई थी कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 से। 15 मई 2009 में गवर्नमेंट ने इशू की नोटिफिकेशन गिविंग इफेक्ट from 20 May 2009 to among others the provisions dealing with anti-competitive agreement, section 3 को इफेक्ट में लाए। ठीक है, अब्यूज ऑफ डोमिनेशन सेक्शन 4 भी आया इफेक्ट में। फिर 4 मार्च 2011 को नोटिफिकेशन हुई विद रिस्पेक्ट टू कॉम्बिनेशंस के प्रोविजंस हमारे इंट्रोड्यूस करे 2011 में। चलिए अब करते हैं कंपैरिजन बिटवीन द MRTP एक्ट एंड द कंपटीशन एक्ट हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले अरेंजमेंट एंड लैंग्वेज ऑफ MRTP एक्ट वाज मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी। सिर्फ जो लोग लीगल एरिया में थे, लीगल प्रोफेशन में है, वही समझ सकते हैं इसको। फिर कंपटीशन एक्ट की देखते हैं। द लैंग्वेज एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेक्शंस इन द कंपटीशन एक्ट इज सिंपल एंड क्लियर, सिंपल है और क्लियरर है देन द MRTP सेक्शंस। सेकंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट्स वाज कंपल्सरी। तो रजिस्ट्रेशन किसी भी अग्रीमेंट की, किसी भी टाइप ऑफ अग्रीमेंट की कंपल्सरी है। सेकंड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट अंडर कंपटीशन एक्ट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट के अंडर द इंडियन कंपटीशन एक्ट हमारा। थर्ड, नो रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस अंडर द MRTP एक्ट, कोई रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉम्बिनेशंस आर रेगुलेटेड बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लिमिट, एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बियॉन्ड हमारा कंपटीशन एक्ट रेगुलेट करता है कॉम्बिनेशंस को। Fourth, the commission was appointed by the government under the MRTP Act. एक MRTP commission appoint होती थी by the government in the MRTP Act. And the competition commission is selected by a search committee. एक search committee competition commission of India को appoint करती है। Fifth, no competition advocacy role for the MRTP commission. competition advocacy का concept ही नहीं था MRTP एक्ट में, तो इसलिए कोई रोल ही नहीं था MRTP commission का with respect to competition advocacy. Competition commission has been entrusted with the function of competition advocacy. competition commission के पास function है, उसका एक function है कि हमारा उसको देख रेख करे competition advocacy की। Sixth, unfair trade practices were covered under the MRTP Act. Unfair practices are not covered under the Competition Act. Henceforth, it will be covered under the Consumer Protection Act. तो देख लिए differences. First, complex language थी MRTP Act की और with respect to Competition Act easy language है. Second, registration agreements की compulsory थी MRTP में, Competition Act में no requirement for registration. थर्ड, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस आते थे MRTP एक्ट में, नहीं आते थे ऑफ कोर्स। कॉम्बिनेशंस जो हैं वो रेगुलेटेड हैं हमारे बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, दे आर रेगुलेटेड अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट। फोर्थ, कॉम्पिटिशन कमीशन गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी थी, इधर कॉम्पिटिशन कमीशन जो है एक सर्च कमेटी द्वारा अपॉइंटेड है। फिफ्थ, कॉम्पिटिशन एडवोकेसी MRTP कमीशन का रोल नहीं था उसको रेगुलेट करना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका रोल है एक हमारा कंपटीशन एडवोकेसी। सिक्स्थ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP में इंक्लूडेड था और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंपटीशन एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, अब देखिए सेलिएंट फीचर्स करेंगे कंपटीशन एक्ट के। ये जो फीचर्स हैं ये अभी ब्रीफ में मैं एक एक लाइन में बस सेक्शंस के साथ थोड़ी सी हेडिंग एक्सप्लेनेशन दूंगी, इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि आगे एक्सप्लेन करने हैं। आज की जो क्लास है ना, जितने भी आज कॉन्सेप्ट्स हैं कंपटीशन एडवोकेसी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ एक इंट्रो टाइप है ये हमारा आज का क्लास भी। ठीक है, मोटा मोटा ऊपर से पता चल जाएगा आपको कि क्या है कंपटीशन एक्ट में, अगर आपसे पूछ लिया तो सेलिएंट फीचर्स, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो ध्यान देंगे इस पे। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स हमारे कंपटीशन एक्ट के, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट सेक्शन 3 में दी गई है।
agreements that cause or are likely to cause an appreciable adverse effect on competitions को प्रोहिबिट किया है। ऐसी एग्रीमेंट्स जो कोई बुरा इफेक्ट डालती हैं या एप्रीहेंशन है कि डालेंगी तो उनको प्रोहिबिट करा है कंपटीशन एक्ट में। दो टाइप के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होती हैं सेक्शन 3 में, हॉरिजॉन्टल दैट इज बिटवीन दो आपसी कॉम्पिटिटर्स, और वर्टिकल हमारी होती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन चेन के बीच में हमारी एग्रीमेंट। ठीक है। सेक्शन 4 बताता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के बारे में। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन जो है प्रोहिबिटेड है। एग्जाम्पल, अगर आप इम्पोज कर रहे हैं कोई भी अनफेयर टाइप के ज़्यादा प्राइजेज या ज़्यादा कंडीशंस इम्पोज कर देते हैं कंज्यूमर्स पर, लिमिट कर देते हैं हम इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे, या मार्केट एक्सेस डिनाई कर देते हैं किसी चीज़ की। सेक्शन 6 और 5 बताते हैं रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में। मर्जर्स, एक्विजिशन और अमेलगमेशंस जो सर्टेन थ्रेशोल्ड्स को मीट करते हैं उनकी डेफिनेशन सेक्शन 5 और 6 में दी गई है। मैंडेटरी नोटिफिकेशन सीसीआई को देना जरूरी है किसी भी मर्जर, एक्विजिशन, अमेलगमेशन से पहले सेक्शन 5 एंड 6 में। देन आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेक्शन 7 के अंदर। एनफोर्स करती है कंपटीशन एक्ट को, एनफोर्समेंट में हेल्प करती है, इंक्वायरीज कंडक्ट करती है सीसीआई, पेनल्टीज इंपोज करती है। कॉम्पोजिशन क्या है? एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें वेरियस फील्ड से एक्सपर्ट्स हैं। डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, घबराइएगा मत। सेक्शन 27 पेनल्टीज के बारे में बात करती है, फाइन्स इंपोज करने के बारे में बात करती है फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। रेमेडीज क्या है इसके? ऑर्डर टू सीज एंड डिजिस्ट प्रोडक्शन, मॉडिफाई करना अग्रीमेंट को विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है। रेफरेंस टू ईयू एंड यूएस लॉज कहाँ है कंपटीशन में हमारा? तो यूरोपियन यूनियन में ट्रीटी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन TFEU जो है, इसके आर्टिकल्स 101 एंड 102 हमारे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस से सिमिलर है जो हमारे कंपटीशन एक्ट में है। मर्जर रेगुलेशन भी होता है, EU मर्जर रेगुलेशन नंबर 139 ऑफ 2004 रिलेट्स टू मर्जर एंड एक्विजिशंस। एनफोर्समेंट बॉडी है EU में, हाँ है, यूरोपियन कमीशन का डायरेक्टर जनरल फॉर कंपटीशन। ठीक है। अब यूएस की बात करें तो शर्मन एक्ट आया 1891 में जो प्रोहिबिट करता है मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। क्लेटन एक्ट आया 1914 में जो एड्रेस करता है कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस जिसको जैसे कि मर्जर्स और एक्विजिशंस की। फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट आया 1914 में जो एस्टैब्लिश करता है कि जो फेडरल ट्रेड कमीशन है वो एनफोर्स करेगी एंटी ट्रस्ट लॉ यूएस में। एनफोर्समेंट बॉडीज हैं यूएस में 100 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ जिसको बोलते हैं उसका एंटी ट्रस्ट डिवीजन है, और फेडरल ट्रेड कमीशन है जिसको FTC भी बोला जाता है। ठीक है। ये कभी कभी जैसे अगर आपके पास कुछ लिखने को नहीं होता ना तो आप ये लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, तो इसलिए थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं हम कंपैरिजन। ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। अब कब एस्टैब्लिश हुई देखते हैं। सेक्शन 7 में एस्टैब्लिश होती है। इट वाज एस्टैब्लिश व्हाई? टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट्स, protect the interest of consumers and ensure freedom of trade in Indian markets। CCI एस्टैब्लिश हुई इसलिए प्रिवेंट करने के लिए ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि बुरा इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट डालती है कंपटीशन पर और सस्टेन करती है कंपटीशन मार्केट्स में एक हेल्दी कंपटीशन, प्रोटेक्शन करती है कंज्यूमर के जो खरीदार होते हैं हम जैसे नॉर्मल लोगों के इंटरेस्ट को, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड बनी रहे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बनी रहे इंडिया की मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनती किस किस से है देखते हैं। सेक्शन 8 बताता है कॉम्पोजिशन इसकी। इसमें एक चेयरपर्सन होगा और 2 से 6 मेंबर्स के बीच में लोग होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? क्वालिफिकेशंस ऑफ कोर्स होंगी जिसमें एक्सपीरियंस हो उनका इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में, इकोनॉमिक लॉ में, बिजनेस लॉ में, कॉमर्स, लॉ ऑफ फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स या विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन मैटर्स। इनमें जिसकी भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, रेप्यूटेशन होगी वो एज ए CCI के मेंबर सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 2 से 6 मेंबर होंगे। कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 8। कहाँ पे एस्टैब्लिश है CCI? सेक्शन 7। ठीक है।
पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इसके, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन करती है फर्स्ट फंक्शन। सेक्शन 9 बताता है इंक्वायरी इनटू सर्टेन एग्रीमेंट्स एंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस। सीसीआई के पास पावर है कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के बारे में इंक्वायर कर सके अगर कोई उसके पास कंप्लेंट आती है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के बारे में इंक्वायर करे अगर उनके पास कंप्लेंट आती है, या फिर वो सुओ मोटो भी कर सकते हैं ओन मोशन पर, या फिर किसी पर्सन के इंफॉर्मेशन देने पर, कंप्लेंट फाइल करने पर किसी भी पर्सन, कंज्यूमर एसोसिएशन या फिर ट्रेड एसोसिएशन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करती है या स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रेफर करती है। ठीक है, सेक्शन 19 में क्या है, इंक्वायरी करती है सीसीआई सर्टेन थिंग्स पर, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स पर, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन पर कैसे सुओ मोटो कर सकती है, या फिर इंफॉर्मेशन अगर उसे मिले किसी भी पर्सन, कंज्यूमर एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन या फिर रेफरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया या फिर किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी द्वारा दिया गया। सेक्शन 19 ओवर सेक्शन 26 पर आते हैं। सेक्शन 26 बताता है प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी ऑन कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 19। प्रोसीजर के बारे में बात करता है जिसमें इंक्वायरीज कंडक्ट होती हैं, including forming a prima facie opinion and directing the Director General to investigate। देखिए प्रोसीजर होगा इसमें पूरा, ये आगे समझेंगे सेक्शन 26 का प्रोसीजर। ठीक है, बेसिकली प्रोसीजर बता रहे हैं कंप्लेंट अगर सेक्शन 19 में दर्ज हुई है सीसीआई के लिए इंक्वायर करने के लिए तो कैसे होगी। डीजीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट करने को बोलेगा अगर प्राइमा फेसाई उन्हें लगता है कि कोई केस बढ़ रहा है सीसीआई के लिए। सेकंड, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन करती है सेक्शन 29 और 31 के अंदर। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ये सेक्शन आउटलाइन करता है द प्रोसेसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस दैट आर लाइकली टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। सेक्शन 29 भी एक टाइप का प्रोसीजर के बारे में बात करता है। किस प्रोसीजर की, मर्जर और एक्विजिशन के प्रोसीजर की, जो कि लाइकली अगर मर्जर या एक्विजिशन हो गया तो बुरा इफेक्ट डालेगा, एप्रीहेंशन है बुरा इफेक्ट डालेगा कंपटीशन में, मार्केट में। सेक्शन 19 जो है 26 जो है सॉरी प्रोसीजर है हमारा फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। सेक्शन 29 बात करता है एक्विजिशन और मर्जर। ठीक है, डिफरेंस देखिए 19, 26 और 29। 31 बात करता है orders of commission on certain combinations. The CCI has the authority to approve, modify or prohibit combinations based on their impact on competition. Section 31 बोलता है CCI के पास अथॉरिटी है कि वो अप्रूव कर सके, मॉडिफाई कर सकते, प्रोहिबिट कर सकते हैं कॉम्बिनेशन किसी भी टाइप का बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट जो वो कॉम्पिटिशन में डाल रहा है हमारी मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज भी करता है सीसीआई। सेक्शन 27 बात करता है ऑर्डर्स बाय कमीशन आफ्टर इंक्वायरी इनटू अग्रीमेंट्स और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। The CCI can pass orders to stop anti-competitive practices and impose penalties, which can be up to 10% of the average turnover for the last 3 financial years. In the case of cartels, the penalty can be up to 3 times the profit or 10% for turnover for each year of the cartel's continuance. Section 27 क्या बोलता है हमारा, कमीशन जो है सीसीआई जो है ऑर्डर पास कर सकती है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए और पेनल्टीज इंपोज कर सकती है जो कि 10% तक हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू द एवरेज टर्नओवर ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। देखेंगे पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ईयर्स का टर्नओवर देखेंगे उसका कंपनी का। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कार्टल्स, कार्टल्स क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, अभी सुन लीजिए। कार्टल्स जो पेनल्टी होती है वो 3 टाइम्स होती है जो प्रॉफिट होता है 10% का टर्नओवर का फॉर ईच ईयर जो कार्टेल कंटिन्यू करता है हमारा। ठीक है, 4 इंटरिम ऑर्डर्स और रिलीफ भी पास कर सकती है। सेक्शन 32 जो है power to issue interim orders. CCI can issue interim orders to temporarily prevent parties from continuing anti-competitive practices during the pendency of an inquiry. सेक्शन 37 बोलता है कि सीसीआई के पास पावर है कि वो इंटरिम ऑर्डर्स इश्यू करेगा, किस लिए, टेम्परेरी प्रिवेंट करने के लिए पार्टीज को जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कर रही हैं जब उनकी इंक्वायरी पेंडिंग है सीसीआई के सामने। ठीक है, सीसीआई
कंडक्ट भी कर सकती है हियरिंग। सेक्शन 36 के अंदर पावर है कमीशन की कि वो अपना प्रोसीजर खुद बनाए, समन पार्टीज को भेजे, एविडेंस ऑन ओथ ले, रिक्वायर करे डिस्कवरी और प्रोटेक्शन, खुद का अपना प्रोसीजर सीसीआई कर सकती है, उसको ये फ्रीडम दी गई है। सेक्शन 49 बताता है एडवोकेसी के बारे में, कंपटीशन एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। सीसीआई का मैंडेट है, इट इज मैंडेटरी फॉर द सीसीआई कि वो कंपटीशन एडवोकेसी को प्रमोट करे, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करे और ट्रेनिंग दे विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन इश्यूज। ठीक है, फंक्शंस अब देखते हैं सीसीआई के। एलिमिनेट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, सेक्शन 19 और 26 हमने पढ़ा है। ठीक है, पहले थोड़ा सा करके देख लीजिए। रेगुलेट करना कंपटीशन, ये भी फंक्शन है सेक्शन 5 और 6 में। ठीक है, हमें पता है एडवोकेसी सेक्शन 49, एडवाइजरी रोल भी है सेक्शन 49 में, एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन पॉलिसीज दैट इफेक्ट कंपटीशन हमारा। ठीक है, अब देखते हैं ज्यूरिसडिक्शन हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की विद रिस्पेक्ट टू एडजुडिकेशन एंड अपील्स। सेक्शंस याद रखना है इसमें बस। सेक्शन 19 और 26 डील करता है ज्यूरिसडिक्शन फॉर इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन से। सेक्शन 19 क्या करता है, सीसीआई को अथॉरिटी देता है, हमने पहले पढ़ा है, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के लिए इंक्वायर करने की। इंक्वायरी सो मोटो हो सकती है, किसी ने इंफॉर्मेशन दी है तब हो सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की इंफॉर्मेशन दे, जब वो कंप्लेंट करे तब हो सकती है। सेक्शन 26 प्रोसीजर बताता है इस इंक्वायरी का विद रिस्पेक्ट टू, अगर एक प्राइम ऑफेसाई केस बन रहा है तब क्या होगा। तो अगर सीसीआई को लगता है कि एक प्राइम ऑफेसाई केस है, हमने जैसे पढ़ा, तो वो डायरेक्टर जनरल को बोलेगी कि एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे। सेक्शन 27 ऑर्डर्स बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। इंक्वायरी के बाद अगर सीसीआई को लगता है कि कोई भी अग्रीमेंट या प्रैक्टिस एंटी कॉम्पिटिटिव है या फिर कोई भी एंटरप्राइज अब्यूज कर रहा है उसकी डोमिनेंट पोजीशन, तो वो ऑर्डर्स पास कर सकती है क्या करने की, कि सीज करे ऐसी प्रैक्टिसेस और पेनल्टीज इंपोज कर सकती है। पेनल्टीज 10% होगी, हमने पढ़ा, एवरेज टर्नओवर ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, और कार्टेल्स के केस में 3 टाइम्स प्रॉफिट या फिर 10% टर्नओवर हर साल का। अपील्स की पावर देखते हैं सीसीआई की। सेक्शन 53A जो है एस्टैब्लिश करता है एपेलेट ट्राइब्यूनल, हमारा एस्टैब्लिश करता है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल as the appellate authority for decisions made by the CCI. Any person aggrieved by decision or order of the CCI can appeal to NCLAT. NCLAT establish करता है 53A, एक और important body section याद होना चाहिए। और क्या करता है ये, ठीक है, सीसीआई से ऑर्डर से आप अग्रीव है तो कहाँ जाएंगे, एनक्लैट। कौन सा सेक्शन है, 53A याद रखेंगे। ठीक है, सेक्शन 53B क्या बोलता है, अगर एनक्लैट्स के ऑर्डर से भी आप अग्रीव्ड है तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है फाइल करने का, अपील 60 डेज, कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और द ऑर्डर। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी, इनके रोल्स और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 16 बताता है अपॉइंटमेंट एंड रोल ऑफ द डायरेक्टर जनरल। द डायरेक्टर जनरल इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द सीसीआई इन इट्स इन्वेस्टिगेशन। सीसीआई की इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमारा डीजी अपॉइंट होगा। डीजी का क्या काम है देखते हैं, पावर्स पोजेस करते हैं सिमिलर टू दोज ऑफ अ सिविल कोर्ट सच एज summoning and enforcing the attendance of any person, examining them on oath, requiring the discovery and production of documents, receiving evidence on affidavits and issuing commissions for the examination of witnesses or documents। ये डीजी है, सीसीआई के एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास पावर होती है एक सिविल कोर्ट जैसी, क्योंकि समन कर सकते हैं और एनफोर्स कर सकते हैं किसी पर्सन की भी अटेंडेंस। पहला एग्जामिन कर सकते हैं, दूसरा उन्हें ओथ पे, तीसरा रिक्वायर कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी या प्रोडक्शन का ऑर्डर दे सकते हैं, चौथा रिसीव कर सकते हैं एविडेंस ऑन एफिडेविट, फिफ्थ इशू कर सकते हैं कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 41 बात करता है डीजी की पावर टू असिस्ट सीसीआई इन इन्वेस्टिगेशंस। डीजी एम्पावर होता है कि इन्वेस्टिगेट करे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस अंडर द छत्र छाया या फिर डायरेक्शन ऑफ द सीसीआई। डीजी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है सीसीआई को जाती है डायरेक्टली, उसके बिहाफ पर ही फर्दर एक्शन लेता है। जो भी फाइंडिंग्स
डीजी की रिपोर्ट में होती है, सीसीआई उस पर ही एक्शन लेते हैं। ठीक है, फिर आती है पेनल्टीज और उनकी एनफोर्समेंट। सो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 27 हमें पढ़ा था, ऑर्डर कमीशन पास करती है आफ्टर इंक्वायरी। हमें पता है नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी क्या है, 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, या कार्टेल्स के केस में 3 टाइम्स प्रॉफिट ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच ईयर, या फिर सेसेशन बोल सकती है कि प्रैक्टिस अपनी बंद कीजिए, जो भी आप एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं डांट फटकार के। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन की क्या पेनल्टी है, 43A बात करता है नॉन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन कॉम्बिनेशन। अगर एक एंटिटी क्या होता है, एक बिजनेस यहाँ पर फेल कर सकता है कि वो नोटिफाई करे सीसीआई को, उसने बताया नहीं कि मैंने एक कॉम्बिनेशन फॉर्म किया है जो कि ये रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड नहीं मीट कर रहा मेरा, उसने छुपा कर लिया बिना सीसीआई को बताया। जैसे पापा को बिना बताया आप काम कर लेते हैं ना, तो डांट पड़ती है, पेनल्टी इम्पोज करते हैं, आप कुछ ना कुछ करते हैं पापा, वैसे ही सीसीआई करिए, आपने उन्हें बिना बताए कॉम्बिनेशन बना लिया तो 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर और एसेट्स ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको एज पेनल्टी देना पड़ेगा, उतना अमाउंट। थर्ड, नॉन कंप्लायंस एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। तो सेक्शन 42 बात करता है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द कमीशन। ये सेक्शन डील करता है पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं सीसीआई के ऑर्डर के तो 1 लाख ईच डे ड्यूरिंग विच सच नॉन कंप्लायंस अगर आपने 5 दिन सीसीआई के ऑर्डर नहीं माने तो 5 लाख आपको फाइन देना पड़ेगा सीसीआई को, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़, मैक्सिमम 1 to 10 करोड़ के बीच में रेंज है। ठीक है, सेक्शन 44 बात करता है पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स और ओमिटिंग टू फर्निश मटेरियल इंफॉर्मेशन। अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन, झूठी इंफॉर्मेशन दी है सीसीआई को, या फिर कोई ओमिट कर दिया कोई भी इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द केस, तो आपको 1 करोड़ की पेनल्टी इंपोज कर सकती है आप पर सीसीआई। ठीक है, एनफोर्समेंट देखते हैं अब। सेक्शन 39 बात करता है रिकवरी ऑफ पेनल्टीज की। जो भी पेनल्टी सीसीआई इन्फोर्स करती है वो रिकवरेबल कैसे होंगी, अगर भैया किसी के पास पैसे नहीं है तो अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो आप आज होमवर्क नहीं आपका। ठीक है, अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी होता क्या है। ठीक है, पेनल्टीज कलेक्ट इफेक्टिवली हो इसलिए एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू हमेशा लेते हैं, कोई भी यूजुअली पेनल्टी होती है तो। सेक्शन 42 प्रोसीडिंग फॉर कंटेम्प्ट। हमने प्रोफेशनल एथिक्स में कंटेम्प्ट के बारे में इतना पढ़ा है, तो सीसीआई के पास भी पावर है कि वो कंटेम्प्ट के लिए अगर उसके ऑर्डर नहीं हुए तो कंटेम्प्ट माना जाएगा, तो सीसीआई सीरियसली लेती है और पनिश करेगी। सेक्शन 45 जो है पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस इन रिलेशन टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन। फॉल्स इंफॉर्मेशन जैसे हमने पढ़ा, ओमिट करा आपने तो 1 करोड़ आपको देना पड़ेगा, और डेटरेंट इफेक्ट होगा इस सेक्शन 45 का। डेटर मतलब रोकती है वो किसी को कि कोई झूठ ना बोले सीसीआई से या विथहोल्ड ना करे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। केस लॉस पढ़ेंगे फटाफट से अब। ब्रह्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट 730। ब्रह्मदत्त एक फॉर्मर CGI थे, उन्होंने एक PIL फाइल करी, चैलेंज करा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो प्रोविजंस है कॉम्पिटिशन एक्ट के पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ द सीसीआई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पिटिशनर ने कहा कि जो सीसीआई की कॉम्पोजिशन है और मैनर है इनकी अपॉइंटमेंट का, ये इन्फ्रिंज करता है इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी हमारी जुडिशरी की। तो इश्यूज क्या है इसमें, whether the provisions of the Competition Act 2002 related to the appointment and the powers of the CCI unconstitutional है या नहीं, या फिर जो स्ट्रक्चर है सीसीआई का इम्पिंज करता है प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। चलिए अब आते हैं इसकी जजमेंट पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो कंसर्न्स हैं आपके सही हैं, और कहा कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है, देयर इज़ अ नीड फॉर अमेंडमेंट इन द कॉम्पिटिशन एक्ट, ताकि जो सीसीआई की जुरिस्डिक्शन है, इंडिपेंडेंस है, वो मेंटेन रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कंपैरेटिव एनालिसिस किया रेगुलेटरी बॉडीज़ का, उनकी जुरिस्डिक्शन का, अलग अलग कंट्रीज़ का विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, और उन्होंने कहा कि जिनकी भी क्वाजी जुडिशियल पावर्स हैं अथॉरिटीज़ की, सीसीआई जैसी अथॉरिटीज़ की, उनकी सेफगार्ड्स होती हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट रहे एग्जीक्यूटिव ब्रांच से। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली देयर आर
प्रोटेक्शन जो सीसीआई के लिए इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। तो कोर्ट ने क्या रिकमेंड किया कि एक एस्टैब्लिश करिए एक अपॉइंटमेंट कमेटी जो इंक्लूड करेगी जुडिशरी के मेंबर्स। तो उस कमेटी में होगा कौन अपॉइंटमेंट कमेटी में, जिससे सीसीआई के मेंबर्स अपॉइंट होंगे? कौन कौन होगा? एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का या फिर एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, और अदर एमिनेंट पर्सनालिटीज होंगी जिसमें लॉ, इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्री में जो रेप्यूटेड होंगे लोग। इससे क्या होगा? इससे एक ज़्यादा बड़ा, बैलेंस्ड और इम्पार्शियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस होगा, जिससे पोटेंशियल रिड्यूस होगा एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस का। एडिशनली सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया फिक्स टेन्योर फॉर द मेंबर्स ऑफ द सीसीआई, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें फ्रॉम आर्बिट्रेरीली बीइंग रिमूव्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, यानी कि हमारे पॉलिटिशियंस उन्हें बाय अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ना हटा सके। ठीक है, इससे क्या होगा? एक ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी, एक इंडिपेंडेंस मेंटेन होगी हमारी सीसीआई में फंक्शनिंग में। ठीक है, एक क्लियर डिमार्केशन होगा एक रेगुलेटरी बॉडी और एक डिसाइडिंग यानी कि एडजुडिकेटरी फंक्शन सीसीआई के उसमें। ठीक है, और जो मेंबर्स हैं एडजुडिकेशन में डिसाइड करते हैं जो केसेस जो एंगेज नहीं हैं रेगुलेटरी या फिर इन्वेस्टिगेटिव रोल्स में, उनकी सेपरेशन ऑफ पावर्स अलग। ठीक है, देखिए सीसीआई, एक चीज बता दें, सीसीआई के 3 रोल्स, एक रेगुलेटरी है, एक एडजुडिकेटरी है और एक इन्वेस्टिगेटिव है। ठीक है, तो रेगुलेटरी रोल है आपको रेगुलेट करना, कंपटीशन, एडजुडिकेटरी है डिसाइड करना इंक्वायरीज, है ना। इन्वेस्टिगेटिव जैसे जो डीजीआई हो गया हमारा डायरेक्टर जनरल, वो इन्वेस्टिगेटिव रोल प्ले करता है सीसीआई के तहत। तो ऐसे अलग अलग रोल्स की बात करें सीसीआई की कि एक सेपरेशन ऑफ पावर्स मेंटेन होगा, कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा ब्रह्मदत्त। ठीक है, फिर जजमेंट में कहा कि सिग्निफिकेंट जजमेंट का इफेक्ट क्या था। देखिए, अमेंडमेंट्स हुई ब्रह्मदत्त के बाद कंपटीशन एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशंस के उस पे लाइंस पर थी। ठीक है, तो चेंज क्या क्या हुआ? अपॉइंटमेंट प्रोसेस चेंज हुआ, कॉम्पोजिशन चेंज हुई, सीसीआई की प्रोविजन फॉर फिक्स टेन्यूर और रिमूवल के प्रोसीजर भी चेंज हुए। इससे क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस बढ़ी सीसीआई की, जिससे सीसीआई एक ज़्यादा इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल रेगुलेटरी बॉडी बन गई। ठीक है, फिर जजमेंट ने एक प्रेसिडेंट सेट किया किसके लिए कि जुडिशरी जो है अगर अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व हो दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज की जिसके क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस है जैसे सीसीआई, तो एक ग्रेटर, एक ज़्यादा अच्छी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होगी और एक इंडिपेंडेंस होगी, क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है तो विम्स एंड फैंसीज पर करता है, जुडिशरी का कोई इंटरेस्ट स्टेक होल्डर नहीं है जुडिशरीज में बेसिकली। ठीक है, तो एक बैलेंस मेंटेन रहेगा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है सिग्निफिकेंट था ब्रह्मदत्त का इंटेग्रिटी और एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए इंडिया की सीसीआई के लिए। ठीक है, अब आता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2010 का केस है। फैक्ट्स देखते हैं, सेल जो यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसको अक्यूज किया गया कि आप अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रहे हैं बाय होम, बाय जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, JSPL बोलेंगे हम इसे। तो सेल ने चैलेंज की ज्यूरिसडिक्शन सीसीआई की कि सीसीआई कैसे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और कहा कि स्टे कीजिए इस इन्वेस्टिगेशन पर। तो जो कॉम्पैट है, जो कंपटीशन एपीलेट ट्रिब्यूनल था, उसने स्टे कर दी सीसीआई की इन्वेस्टिगेशन और सीसीआई ने अपील किया टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इशू क्या है? whether the CCI has jurisdiction, क्या CCI के पास jurisdiction है कि वो इनिशिएट करे इन्वेस्टिगेशन suo moto या फिर based on a complaint without seeking a prima facie opinion, किसी ओपिनियन के लिए बिना क्या prima facie केस के फैक्ट्स पर CCI कंप्लेंट इनिशिएट कर सकती है, इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है। सेकंड, क्या जो कॉम्पैक्ट है हमारा उसके पास पावर है स्टे करने की इन्वेस्टिगेशन जो सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करी है। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट अपहेल्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सीसीआई। सीसीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है, इनिशिएट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन प्राइमा फेसाई ओपिनियन। एम्फसाइज किया कि सीसीआई जो है, अगर आप सीसीआई हैं, आपको अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन तो
आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कि प्राइमा फेसाई क्या ओपिनियन है, मैं रीजंस दूंगा राइटिंग में एज अ सीसीआई मेंबर बिफोर डीजी को बोलने के कि चलिए इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कीजिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने क्लैरिफाई किया थी कि कॉम्पैक्ट के पास पावर नहीं है, डज नॉट हैव पावर टू स्टे एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन बाय द सीसीआई। तो एक सिग्निफिकेंट रूलिंग थी जिसकी नीड थी कि सीसीआई इंडिपेंडेंट फंक्शन करे, बिना इंटरफेरेंस के फंक्शन करे कंपटीशन एरिया में हमारे, ठीक है। जजमेंट की वजह से सीसीआई की ऑटोनॉमी हमारी एक्सपैंड हुई, ठीक है। तो डिसीजन ने कन्फर्म किया कि प्रोसीजरल फ्रेमवर्क जिसके अंदर सीसीआई ऑपरेट करता है, उससे होता क्या है कि वो अपना मैंडेट, अपना सब कुछ इंडिपेंडेंटली कर सकती है ताकि रेगुलेट हो हमारे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है। फिर आता है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड वर्सेस सीसीआई 2019 रीसेंट केस है। तो महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी, जिसको महिंद्रा रीवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते थे पहले, उनको अक्यूज किया गया ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बाय निसान मोटर्स, ठीक है। तो महिंद्रा ने चैलेंज किया सीसीआई का ऑर्डर कि सीसीआई ने इन पर इन्वेस्टिगेशन क्यों करी। तो कंपनी ने आर्ग्यू किया कि सीसीआई का ऑर्डर के किसी सफिशिएंट एविडेंस के बेसिस पर नहीं था, ठीक है, कि उन्होंने प्राइमा फेसाई केस जो एस्टैब्लिश किया उसमें सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं था इनके पास, तो काहे का एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर हमारा इशू क्या थे। क्या सीसीआई का ऑर्डर जिसमें सीसीआई ने कहा कि महिंद्रा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कीजिए जस्टिफाइड था, किसी एविडेंस के प्रेजेंट हुआ था तब किया था, वाज इट जस्टिफाइड। सेकंड, क्या सीसीआई ने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया, जो प्रोसीजर है फेयर प्रोसीजर फॉलो किया इन्वेस्टिगेशन के टाइम या नहीं। देखते हैं जजमेंट में क्या कहा। कोर्ट ने कहा कॉम्पैक्ट ने फाउंड आउट किया कि सीसीआई ने गैदर किया था इनफ प्रीलिमिनरी एविडेंस, उनके पास सफिशिएंट एविडेंस था कि एमईएमएल की मार्केट प्रैक्टिसेस खराब थी, गलत थी। तो कॉम्पैक्ट ने कहा कि सीसीआई का डिसीजन इनिशिएट करने का इन्वेस्टिगेशन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर था और नेसेसरी लीगल थ्रेशोल्ड के बेसिस पर था, और सही किया उन्होंने क्योंकि प्राइमा फेसाई केस बनता था। मतलब कि जो इनिशियल स्टेज में इनफ एविडेंस था सस्पेक्ट करने के लिए कि जो महिंद्रा था वो कंपटीशन लॉज को वायलेट कर रहा है, देयरफॉर उन्होंने सही किया, इट वाज नेसेसरी कि एक इन्वेस्टिगेशन हो वैलिडिटी डिटरमाइन करने के लिए कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, सस्पिशन जो थी पर। तो कॉम्पैक्ट ने सीसीआई का कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर था एम्फसाइज किया कि थॉरली एग्जामिन करेंगे पोटेंशियल कि क्या क्या एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे थे, एक फेयर और कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, और एमईएमएल ने क्या क्या नहीं किया। तो ट्राइब्यूनल का डिसीजन जो था उसने कहा कि सीसीआई प्रोएक्टिवली सेफगार्ड करता है मार्केट कंपटीशन को और इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट प्लेयर हैं एमईएमएल जैसे, वो ऐसी प्रैक्टिसेस में ना एंगेज करे जो इनोवेशन को स्टाइफल करता है, रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है मार्केट एक्सेस को अदर स्मॉल प्लेयर्स के लिए, या फिर कंज्यूमर की इंटरेस्ट को हार्म करता है, ठीक है। तो इस जजमेंट से प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव स्टैंडर्ड्स जो हैं जो सीसीआई ने अप्लाई किए थे एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर के लिए एमईएल की, वो हाईलाइट हुई, ठीक है। ओके, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।